हाय दोस्तों। हम कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, तो ये उस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। तो उसमें हम डांस के बारे में पढ़ रहे थे। तो डांस में हम क्या पढ़ चुके थे? क्लासिकल डांस पढ़ चुके थे। क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं ये। तो इसका नाम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला मतलब कि हम जो पढ़ रहे थे फोक डांस के बारे में पढ़ रहे थे। तो फोक डांस में भी हम आधा पढ़ चुके थे कि फोक डांस क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ होते हैं। फोक डांस एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, पर्टिकुलर जनजाति द्वारा किया जाता है। मतलब बहुत वाइड क्षेत्र में नहीं होता है, ये बहुत बड़े क्षेत्र पे नहीं होता है। तो आज जो बचे हुए राज्य हैं उनके फोक डांस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज पहला जो राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक नृत्य होता है। तो महाराष्ट्र का नृत्य है लावणी नृत्य। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ का जो एक नृत्य है लावणी नृत्य, यह महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पर किया जाता है। तो लावणी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का अगला एक नृत्य है तमाशा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो सीधा सीधा वन लाइनर पूछेगा कि लावणी कहाँ का नृत्य है। मतलब ये स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में, उससे ऊपर जैसे यूपीएससी वगैरह का नहीं मुझे पता है। तो अगर तमाशा की अगर बात करें, तमाशा भी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। ये भी लावणी की तरह ही होता है, इसमें भी लोकप्रिय संगीत की शैली है ये। और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन होता है ये भी, और जो विशेष प्रकार की ढोलक की धुनों पर किया जाता है। अगला नृत्य, अगला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो अगला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग अगर नृत्य की बात करें तो एक है रासलीला, दादरी और नौटंकी। जो रासलीला नृत्य है, रासलीला नृत्य है कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर आधारित है। क्योंकि जो कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा को ही माना जाता है, तो मतलब कि यहाँ पे जो कृष्ण और राधा की कहानियाँ ज़्यादा फेमस हैं। तो एक तरीके से इनका जो प्रेम है उसको दर्शाते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो पुरुष और स्त्री द्वारा किया जाता है नृत्य। अगला नृत्य है दादरा। ये लगभग विलुप्त हो चुका है, ये वाला नृत्य विलुप्त हो चुका है, अब नहीं ज़्यादा होता है, नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से अर्थशास्त्री टाइप का नृत्य है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको कथक बोला जाता है। तो ये उसी का टूटा फूटा वर्जन बोला जा सकता है इसको। दादरा जो है कथक का ही अर्थशास्त्रीय रूप है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है जो मतलब जो जैसा कथक में होता है। और यह लखनऊ के क्षेत्र के दरबारी नर्तकों में अत्यधिक लोकप्रिय था। तो यानी कि जो लखनऊ में एक मतलब साम्राज्य होता था, जो राज्य बोले जिसको अवध बोला जाता है, तो ये अवध का ही दरबारी नृत्य है जो दादरा नृत्य है। अगला नृत्य है नौटंकी। तो नौटंकी जो नृत्य है मतलब कि एक तरीके का नृत्य ये जो है ये पूर्वांचल में, पूर्वांचल या कुछ अवध के क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सामाजिक कुरीतियों को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो नौटंकी होता है इसमें जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं, जो मतलब कि दहेज दहेज हत्या हो गया, या तो जो मतलब जो अलग अलग कुरीतियां चलती हैं, जाति पात वाला जितना चलता है, तो सब इसमें दिखाया जाता है, नौटंकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये ज्यादातर एक तो पुरुषों द्वारा ही ज्यादातर प्रस्तुत किया जाता है, इसमें पुरुष ज्यादा रहते हैं इस जो नौटंकी होती है। अगला है मिजोरम। मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य मिजोरम जो है इसकी बाउंड्री जो है म्यांमार से लगती है। म्यांमार से इसकी बाउंड्री लगती है। तो जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य में अलग अलग टाइप के नृत्य होते हैं क्योंकि अलग अलग जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे मतलब हम नॉर्थ ईस्ट के हम दो क्लासिकल डांस देखे थे। एक था मणिपुरी। मणिपुरी, ये मणिपुर में फेमस है, यानी मणिपुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक सतरिया है, और सतरिया की उत्पत्ति जो है ये असम में मानी जाती है, असम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ का एक पहला नृत्य जो है मिजोरम का चैलम। चैलम जो है मिजोरम में मार्च महीने में जंगल की कटाई के समय किया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मतलब कि जो मिजोरम में जो जनजातियां हैं, ये लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि को इंग्लिश में बोला जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसको बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर
कृषि करना होता है, जो जनजाति होती है टिक के कृषि नहीं करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे हैं, कहीं और होते हैं, दूसरी बार मतलब कहीं और कृषि करते हैं। तो जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, उसको काट के जला देते हैं और उस पे क्या करते हैं, उस पे कृषि करते हैं। फिर उसके बाद अगली जगह जाते हैं तो दूसरी जगह मतलब दूसरा स्थान चुनते हैं ऐसा करने के लिए। अगला नृत्य है यहाँ का चेराव। चेराव इसे बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। संभवतः इसका मूल विदेशी है। मूल विदेशी होने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो इनकी बाउंड्री है, ये मतलब उधर जो राज्य है, जो देश है, उनसे मिलती है। तो वहाँ पे मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं। मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं। तो ये लोग क्या है कि इनकी मतलब एथनिसिटी जो है चाइना या तो कह सकते हैं म्यांमार, इन सबसे मिलती जुलती है। तो जो इसका जो मूल है वहीं से कहीं आया हुआ है, यानी कि जैसे चाइना हो गया, म्यांमार म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर तिब्बत हो गया। तो इन जगहों से इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है। जो चेराव नृत्य है उसकी उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। तो पुरुष क्या है, लयबद्ध ताल में बांस की लंबी जोड़ी थपथपाते हैं और महिलाएं बांस की ताल पर नृत्य करती हैं। अगला राज्य है केरल। केरल में बहुत सारे डांस हैं, बहुत ज्यादा लोक नृत्य हैं और क्लासिकल। इसमें केरल में दो क्लासिकल डांस भी हैं, जिसको एक को कथकली बोला जाता है और दूसरे को मोहिनी अट्टम बोला जाता है। मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब कि डांस भी हैं और अलग अलग प्रजातियां भी हैं। तो वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, इसको चकयार बोला जाता है। तो ये चकयार जो जनजाति है, चकयार कूथू नाम का डांस करती है। और ये एक तरीके से मतलब जो इसमें कलाकार होता है स्वयं को सांप की भांति सजाते हैं, सांप की तरह लोग सजाते हैं। और यह क्या होता है कि गद्य और पद्य का संयोजन होता है। जो इसमें संगीत होता है, गद्य और पद्य दोनों रूप में मतलब बोला जाता है। जो इसमें बोला जाता है गद्य और पद्य दोनों तरीके से, मतलब कभी कभी गाया जाता है, कभी कहानी बताई जाती है रुक रुक के। और सामान्यतः ये किसमें वर्णित है, मलयालम भाषा में। जो ये होता है मलयालम भाषा में होता है। केरल का ही अगला डांस देखते हैं, कोलकाली परिचा काली। और यह कहाँ होता है, दक्षिण केरल तथा लक्षद्वीप के इलाके में लोकप्रिय युद्ध कला नृत्य है, यानी ये मार्शल आर्ट नृत्य है ये। तो ये क्या होता है कि जैसे अगर हम इंडियन मैप ड्रा करें तो ये क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है, मालाबार तट बोला जाता है इस क्षेत्र को। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। तो जो तमिलनाडु मतलब कि जो यहाँ पे जो इसका साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट प्लस यहाँ वाला ये जो लक्षद्वीप वाला भाग है, लक्षद्वीप में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ की जो मतलब भाषा है, वहाँ की भाषा मलयालम ही है। जो इसकी लक्षद्वीप की भाषा है, मतलब लक्षद्वीप और केरल, वही जो केरल वाले ही वही लक्षद्वीप में बसे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोलकाली परिचा काली जो नृत्य है, तो ये कहाँ होता है, दक्षिण केरल तथा लक्षद्वीप के इलाकों में लोकप्रिय एक युद्ध कला, एक मार्शल आर्ट है। और कोल का अर्थ होता है छड़ी तथा परिचा का अर्थ होता है ढोल। अगला नृत्य है कैकोट्टिकली। तो जो कैकोट्टिकली नृत्य है केरल का लोकप्रिय, ये मंदिर नृत्य है। केरल वगैरह में मंदिर बहुत ज्यादा, केरल तमिलनाडु में इन जगह मंदिर बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मंदिर है यहाँ पे। और इसे ओणम के समय मतलब कि अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओणम एक त्योहार है जो कि मतलब कि मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। ओणम की बहुत ज्यादा महत्ता है वहाँ पे। ओणम ओणम को ये माना जाता है कि एक राजा जो महाबली थे, इस दिन वो आके मतलब कि दान करते हैं। महाबली जो राजा थे, ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा दानी राजा थे। तो इसमें एक कहानी बड़ी प्रचलित है वहां पे कि एक मतलब महाबली राजा थे और विष्णु भगवान जो है, विष्णु भगवान इनको मतलब कि कुछ लोग मानते हैं कि इनको मार दिए थे और कुछ लोग मानते हैं कि एक तरीके से इनका उद्धार कर दिए थे। तो महाबली को असुर राजा माना जाता था। तो ये जो महाबली थे, इनको इनकी दानशीलता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे अपने उस एरिया में। तो विष्णु जो थे, विष्णु इनका इनका परीक्षा लेने के लिए एक वामना अवतार लेते हैं, वामना अवतार लेते हैं। तो इसकी लंबाई होती है 2.5 फीट, 2.5 फीट लंबाई का जो मतलब वामना अवतार लेते हैं। तो ये मतलब एक किंवदंतियों के आधार पे कहानी फेमस है वहाँ पे, मतलब माइथोलॉजिक तरीके से कह सकते हैं, माइथोलॉजी है ये। तो ये क्या होता है कि जब इसके पास जाते हैं, महाबली के पास जाते हैं विष्णु भगवान वामना अवतार के रूप में, तो ये जाते हैं उससे कहते हैं कि मतलब कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप नहीं दे सकते हैं, महाबली से कहते हैं। तो महाबली कहता है कि महाराज आप ऐसा क्या मांगेंगे जो मैं नहीं दे सकता।
तो कहते हैं ठीक है तो मैं मांगूं, तो कहें हाँ आपकी जो इच्छा वो मांग सकते हैं। तो ये कहता है कि मुझे 2.5 गज जमीन चाहिए। तो 2.5 गज जमीन चाहिए ये बोलता है, जो वामन होता है बोलता है कि मुझे 2.5 गज जमीन चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये बोलते हैं, महाबली बोलते हैं कि आप कहीं भी नाप लीजिए इसको। तो जब एक मतलब नापने जाते हैं वामना अवतार वाले जो विष्णु भगवान होते हैं, तो पहले पहले गज में क्या होता है, पूरा पृथ्वी नाप देते हैं, नहीं सॉरी, पहले गज में पूरा आकाश नाप देते हैं और दूसरे गज में पूरा पाताल नाप देते हैं। ये कहानी है, मतलब इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, ये मैं भी सुना हूँ कहीं, इसी आधार पे मैं इसको बता रहा हूँ। कहीं सुना हूँ, ये याद करने के लिए ठीक है कि कैको टिकली नृत्य में इसका यूज हुआ था कहीं। तो फिर क्या होता है कि जब दो जगह नाप देते हैं तो फिर बारी आती है पृथ्वी की। तो ये माना जाता है कि महाबली पृथ्वी बचाने के लिए अपना सर आगे कर देता है। तो जब अपना सर आगे कर देता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो वहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग इसको विष्णु को बहुत निगेटिव रूप में लेते हैं और कुछ लोग वहाँ पे पॉजिटिव रूप में भी लेते हैं विष्णु को। तो ये माना जाता है 10 दिन का त्योहार होता है, जब ये आते हैं, जब ओणम त्योहार मनाया जाता है तो ये मानते हैं कि महाबली का मतलब कि पुनः उत्पत्ति हुई है इनकी, मतलब कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। अब सब लोग अगर जो मनोकामना मांगेंगे उसकी पूरी, मतलब कि पूरी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये ओणम मतलब ओणम से संबंधित है। ओणम क्या है, वहाँ का एक फेस्टिवल है जो केरल में मनाया जाता है। तो एरुकाली तथा टट्टामकाली इस नृत्य की मिलती जुलती विधाएं हैं। अगला नृत्य है पदयानी। पदयानी भी नृत्य कहाँ किया जाता है, दक्षिण केरल में किया जाता है। दक्षिण केरल के मंदिरों में किया जाने वाला युद्ध कला संबंधी नृत्य है। ये भी एक क्या है, मार्शल आर्ट है। ये भी क्या है, एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है। अब पदयानी का शाब्दिक अर्थ होता है पैदल सेना की पंक्तियां, तथा यह अत्यंत समृद्ध तथा रंगारंग नृत्य है। और नर्तक जो होता है कोलम नाम के विशाल मुखौटे पहनता है। तो जो पदयानी नृत्य में जो नर्तक होता है एक मुखौटा पहनता है, मुखौटा पहनता है इसमें। इसको जिसको क्या बोला जाता है, कोलम बोला जाता है, जिसको कोलम बोला जाता है। और तथा दैवी या अर्ध दैवी कथाओं की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। मतलब एक तरीके से ज्यादातर माइथोलॉजी की जो कहानियां होती हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं लोग। अगला नृत्य है कुम्मी। जो कुम्मी नृत्य है ये केरल में ना हो के, मतलब केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, जैसे ये मतलब बॉर्डर हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये केरल हो गया, ये मतलब कि केरल हो गया, इधर तमिलनाडु इसको कह दिए, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो ये क्या है, केरल मतलब कि केरल वाला क्षेत्र है, और ये क्या है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी बाउंड्री एक दूसरे से मिलती है, केरल और तमिलनाडु की। तो इस बाउंड्री के आसपास जो जनजातियां पाई जाती हैं ये लोग ये नृत्य करती हैं। तो कुम्मी तमिलनाडु तथा केरल क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। और यह नृत्य एक वर्तुल विन्यास में किया जाता है। वर्तुल विन्यास मतलब इस टाइप का होता है शायद, एक तरीके से वर्तुल ऐसे होता है। वर्तुल विन्यास में खड़ी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मयलट्टम अगला नृत्य है। यह भी कहाँ होता है, केरल तथा तमिलनाडु की, मतलब कि इनका एक, मतलब कि उनके बॉर्डर पे किया जाने वाला लोक नृत्य है, जिसमें युवतियां रंगीन केस सज्जा, चोंच तथा पंख लगाकर मयूर के वेश में सजती, पता नहीं कैसी लगती होंगी इसे, मैं देखा नहीं फोटो। अगला नृत्य है गोवा का। गोवा का नृत्य है तरंग मेल। तरंग मेल नृत्य एक बार उसमें भी सूरज कुंड जो हरियाणा में मेला होता है उसमें भी एक मतलब कि इसको प्रदर्शित किया गया था। तो ये जो तरंग मेल नृत्य होता है गोवा का, यही अगर एग्जाम में पूछेगा तो इतना सिर्फ पूछेगा, तरंग मेल नृत्य कहाँ का है। तो ये गोवा का लोक नृत्य है, जिसमें क्षेत्र की युवा युवा ऊर्जा का उत्सव मनाया जाता है। और इसे दशहरा तथा होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और इंद्रधनुषी पोशाकों के साथ बहुरंगी झंडों तथा कागज के खतों के प्रयोग से एक दर्शनीय नजारे में परिवर्तित कर दिया जाता है। बस हमको इतना याद रखना है कि तरंग मेल कहाँ का नृत्य है, गोवा का नृत्य है। अगला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश भी साउथ का राज्य है। तो यहाँ पे एक मतलब कि एक नृत्य है जिसको बोला जाता है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा या जंगम कथा आंध्र प्रदेश की एक प्रकार की नृत्य कथा है, जिसमें एकल प्रस्तुतकर्ता पुराणों से कहानियां सुनाता है। तो जिसमें जो प्रस्तुत करता है वो पुराणों से इसमें क्या करता है, कहानियां सुनाता है। तो बुर्रा कथा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अगला नृत्य है बुट्टा बोमालू।
बुट्टा बोमालू का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी वाले खिलौने, मतलब टोकरी वाले खिलौने होता है, इसका अर्थ होता है। और यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की पश्चिम नृत्य विधा है। तो गोदावरी जो नदी होती है, गोदावरी नदी भी कहाँ बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होते हुए बहती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी कहाँ है कि यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की प्रसिद्ध नृत्य विधा है। और नर्तक जो है विभिन्न चरित्रों के मुखौटे पहनते हैं तथा जिनकी आकृतियां खिलौनों से मेल खाती है तथा नजाकत भरी चालों तथा शब्द रहित संगीत के का पर मनोरंजन करते हैं। तो अगला मतलब कि अगर इसको देखा जाए तो बस हमको इतना याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं। तो एक है बुर्रा कथा, एक है बुट्टा बोमालू। तो ये याद करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें रटना पड़ता है। तो इसको बस हमको बस इतना याद रखना है कि बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का है, बुट्टा बोमालू भी आंध्र प्रदेश का है। और ये दोनों लगभग कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दोनों कॉमन होगा क्योंकि वहाँ की कल्चर में ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, भले अलग अलग राज्य बने हों। अगला अगला राज्य है असम। तो असम का सबको पता भी होगा, बिहू जो नृत्य है, इस मतलब अलग अलग टाइम पे भोगाली बिहू, रोगाली बिहू, अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। तो ये क्या है? बिहू जो नृत्य है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे पुरुषों तथा नारियों द्वारा दोनों समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो बिहू नृत्य है पुरुष और नारियों दोनों, पुरुष और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है। और इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इसमें होता है भोगाली बिहू, भोगाली बिहू, एक होता है रोगाली बिहू, ऐसे करके मतलब अलग अलग बिहू के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। और ये अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं, जैसे भोगाली बिहू अलग महीने में मनाया जाता है, रोगाली बिहू अलग महीनों, मतलब अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं। तो ये कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। राजस्थान भी ऐसा नृत्य है कि जहाँ बहुत ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। तो एक यहाँ पे नृत्य होता है घूमर या गंगोर। एक झूमर नृत्य होता है। जो झूमर नृत्य होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में होता है, जो झूमर नृत्य होता है। लेकिन जो घूमर नृत्य होता है राजस्थान में होता है। राजस्थान की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। जो भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति यही है। मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील जनजाति है। यह राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परंपरागत लोक नृत्य है। और इसकी विशेषता महिलाओं का चक्कर खा खा कर घूमना होता है, जिससे उड़ते हुए घाघरे की बहुरंगी थरथराहटें शानदार दिखती हैं। मतलब एक तरीके से घूमर जो शब्द है घूमने से बना है, यानी कि क्या करती हैं? गोल गोल चक्कर काटती हैं, बहुत तेजी से चक्कर काटती हैं। अगला नृत्य है कालबेलिया। और कालबेलिया जो नृत्य है वहाँ का एक सपेरा समुदाय है, ये भी जनजाति है। तो वहाँ पे उनके द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें पोशाकें तथा नृत्यों की चाल सर्प के समान होती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? कालबेलिया नृत्य बोला जाता है। तो ये कहाँ का है? राजस्थान का नृत्य है। तो हम लगभग लगभग सब जितने नृत्य हैं, सब टाइप के नृत्य हम देख चुके हैं, मतलब ज्यादातर लोक नृत्य देख चुके हैं। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा नहीं, मतलब एग्जाम में आएगा नहीं, अगर अगर होगा भी तो ठीक है, इसको यहीं खत्म। जो अब अगला लेक्चर होगा संगीत पे होगा। ठीक है, थैंक यू।